आम आदमी पार्टी तो हमेशा से नियम और कायदे की बात करती है, मगर सीएम अरविंद केजरीवाल ने 8-8 समन स्किप कर दिया है। कोई भी समन स्किप नहीं किया, बिल्कुल गलत बात है। कोर्ट ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसमें बेल मिलना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि इसमें 2018 में एक संशोधन किया मोदी जी की सरकार ने, जिसमें आपको जेल में जब तक ईडी चाहे तब तक रखा जा सकता है। इनका मकसद है इस पार्टी को खत्म करना। 9 अप्रैल के हाईकोर्ट की एक टिप्पणी है, मैं टिप्पणी आपको पढ़ के बताता हूँ। अदालत के सामने पेश की गई फाइलों से पता चलता है कि ईडी ने कानून के आदेश का पालन किया। पढ़ा है मैंने। ईडी ने जो सबूत दिए उससे पता चलता है कि केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा, वो पैसे के उपयोग और उसे छुपाने में शामिल थे। जब कोर्ट के सामने आप सारे तथ्य सामने रखेंगे ही नहीं, तो जो आप रखेंगे वही तो कोर्ट मानेगा। कि बहुत सारे बयान जो मंगुंटा रेड्डी के, राघव रेड्डी के, शरद रेड्डी के अलग अलग समय पे लिए गए, उसमें तो कहीं केजरीवाल का जिक्र ही नहीं था। और जैसे ही केजरीवाल का जिक्र आता है, बेल मिल जाती है इन लोगों को। कोर्ट ने हाल ही में उस पर कहा है कि जो भी बयान दर्ज किए गए हैं वो पीएमएलए के साथ साथ सीआरपीसी की धारा 167 के तहत भी दर्ज किए गए हैं। और उन बयानों पर सवाल उठाना, एक तरह से कोर्ट पर सवाल उठाना और माननीय न्यायाधीश पर आपेक्ष लगाना, एक कोर्ट की टिप्पणी है। एकदम नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो रखो ना भाई। पीएमएलए की धारा दर्शकों को बता दें 70 के तहत जो कंपनी इस मनी ट्रेल में जो पूरा कानून है उसके अंदर आती है, उसका मुखिया जो होता है उसे भी दोषी करार दिया जाता है। तब तो नड्डा जी भी दोषी हो जाएंगे। तो इस पूरे मामले में तो इस हिसाब से तो नड्डा जी का तो साफ 60 करोड़ रुपए मिल रहा है। तब तो नड्डा जी को भी जाना पड़ेगा और उनके कोषाध्यक्ष को भी जाना पड़ेगा जी। कोर्ट तो इस पर बोल चुकी है कि कौन किसे चुनावी बॉन्ड देता है, कोर्ट का मुद्दा नहीं है। नया तर्क कोर्ट के सामने आप क्या रखेंगे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल है, इसको आप सामने कीजिए। तो उस पर नीचे की कोई कोर्ट तो टिप्पणी कर ही नहीं सकती। 9 अप्रैल की ये टिप्पणी है, जब कोर्ट ने कहा था कि जब आपके वकील ने जो तर्क रखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है और इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए उसके बाद उन्हें जमानत मिली, उस पर कोर्ट ने कहा कि जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, किसने किसे इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, ये पूरा मुद्दा कोर्ट का है ही नहीं, हम तो इस केस की बात कर रहे हैं। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये कोर्ट का मुद्दा कहाँ है, ये तो जांच एजेंसी का मुद्दा है ना। जेल के ऐसे नियम और कायदे, जैसा आपने जिक्र किया, जेल के नियम कायदे लागू जो होते हैं उन पर उसका पालन करना होगा। ऐसे में कैबिनेट की बैठक कैसे होगी, कैसे सरकार चलेगी जेल से? सब होगी, सब हो सकती है, कोर्ट के ऑर्डर होंगे। मगर पहले तो आम आदमी पार्टी बोलती थी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही इस्तीफा दें, अब जेल से सरकार चलाने की बात। बिल्कुल, आरोप में कोई आधार तो होना चाहिए। संजय सिंह या सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी में इस वक्त कौन फैसले ले रहा है? नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मेरा नाम है अमन जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह, जो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। मगर आज सवाल हमारे हैं जिसका जवाब खुद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह देंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत दैनिक जागरण पर। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। पहला सवाल मैं वही करूंगा, तिहाड़ से आते ही आपने एक नारा दिया था, जेल के ताले टूटेंगे और सारे साथी छूटेंगे। कब बाहर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, मुझे लगता है कि ये कानूनी प्रक्रिया है, जो भी थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ना उनके यहाँ से एक भी रुपये मिला है, ना कोई संपत्ति मिली है। तो ये एक मनगढ़ंत, बेबुनियाद, झूठा मामला उनके खिलाफ बनाया गया है। निश्चित रूप से माननीय न्यायालय से उनको न्याय मिलेगा, थोड़ा जो भी समय लगता है, बस मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, एक सवाल है, जनता के मन में है, बहुत सारे लोगों के मन में है। अब तो कोर्ट ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में है याचिका, मगर फिर भी अभी भी केजरीवाल अड़े हुए हैं, आप अड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि सरकार जेल से ही चलाएंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझिए कि खाली केजरीवाल आज की तारीख में जेल में नहीं है जी। इस देश की जेल में 80% अंडर ट्रायल हैं, 80% अंडर ट्रायल। 10-10 साल हो गए अंडर ट्रायल हैं, 5 साल हो गए अंडर ट्रायल हैं, उनका ट्रायल ही नहीं ख़त्म हो रहा है, बेल ही नहीं मिल रही उनको। हमारा मामला थोड़ा हाईलाइट है, इसलिए ज़्यादा चर्चा होता है। लेकिन इसमें बेल मिलना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि इसमें 2018 में एक संशोधन किया मोदी जी की सरकार ने, जिसमें आपको जेल में जब तक ईडी चाहे तब तक रखा जा सकता है। एक ऐसा कानून है ये, सेक्शन 50 पीएमएलए, उसके और अलग अलग सेक्शन। इसमें जो बयान आप ईडी अधिकारी के सामने देंगे वो मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के बराबर है, सेक्शन 50 पीएमएलए में जी। तो आप समझिए कि एक ही आदमी के खिलाफ 10-10 बयान लेते हैं, 9 बयान छिपा लेते हैं
और एक बयान सही मानते हैं और उठा के जेल में डाल देते हैं। ये क्या है? केजरीवाल पे जो मामला बना, कृपा करके आपके दर्शकों को ये बात जरूर समझनी चाहिए कि मामला क्या है। ईडी में 162 गवाह हैं, सीबीआई में 294 गवाह हैं। दोनों एजेंसियों ने मिलकर 50,000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। अब एक सामान्य व्यक्ति भी, 10वीं का बच्चा भी समझ सकता है कि इसकी ट्रायल खत्म होने में तो 20 साल लग जाएगा। भाई 500 लोगों की, 456 लोगों की गवाही कराना, 32 34 एक्यूज हो गए, वो सब उसको क्रॉस करेंगे उसके वकील, तो इसमें तो मतलब पता नहीं कितने साल लगेंगे। और इस जो कानून है ये, इसमें सजा ही कुल 3 से लेकर 7 साल तक है। लेकिन आप जिस स्पीड से चल रहे हैं, जितने रोज चार्जशीट पे चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फिर चार्जशीट, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फिर अरेस्ट, फिर चार्जशीट, इसमें तो मतलब 20 साल लग जाएगा ये केस खत्म होने में। मगर पहले तो आम आदमी पार्टी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या कहा संजीव खन्ना जी ने, जब मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट की तो कहा कि भाई अगर ट्रायल 3 महीने में शुरू नहीं होता, 6 महीने में खत्म नहीं होता, तो आप दोबारा बेल में आइए। फिर एक झारखंड का मामला था, उसमें संजीव खन्ना जी की कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के, ऑब्जर्वेशन दिया कि मनीष सिसोदिया के केस में हम कह चुके हैं कि अगर ट्रायल डिले हो तो फिर आपको सेक्शन 45 का रिगर नहीं काम करेगा, बेल मिलनी चाहिए। बेल क्यों नहीं मिल रही? अब उसमें हमारी क्या गलती है? मगर पहले तो आम आदमी पार्टी बोलती थी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही इस्तीफा दें। अब जेल से सरकार चलाने की बात। बिल्कुल, आरोप में कोई आधार तो होना चाहिए जी। आरोप के पीछे कोई आधार, अगर आरोप के पीछे आधार ये है कि हमको आपकी सरकार गिराना है, हमको आपकी पार्टी तोड़ना है, हमको आपके मिनिस्टर और एमएलए तोड़ना है, अगर इस नियत के साथ आप कार्रवाई कर रहे हैं तब तो हमको आपसे लड़ना पड़ेगा ना। आज की तारीख में क्या है, देखिए, पहली बात तो ये दिमाग से हर व्यक्ति को निकाल लेना चाहिए कि केजरीवाल कोई मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इस बात में सच्चाई होती तो ये अरविंद केजरीवाल वही शख्स हैं जिन्होंने आईआरएस की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया। ये अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 49 दिन के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया। वो सैद्धांतिक मसला था। और तब ये भाजपाई क्या कह रहे थे, अरे देखो इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, तो भगोड़ा है, भाग रहा है, इस्तीफा क्यों दिया? और आज कह रहे हैं इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इसलिए इनका मकसद है इस पार्टी को खत्म करना। एक नई तरह की राजनीति जो केजरीवाल जी ने पैदा की है देश के अंदर, एजुकेशन की, हेल्थ की, बिजली की, पानी की, तीर्थ यात्रा की, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, और इन सारे सुविधाओं के बाद सरप्लस बजट की, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की। तो ये जो नई राजनीति उन्होंने शुरू की है, ख़ासतौर से दिल्ली में, और यहाँ से फिर वो राजनीति पंजाब पहुँची और दूसरी जगहों पे उसकी चर्चा हो रही है, इसका मुकाबला मेरे ख्याल से मोदी जी नहीं कर सकते और बीजेपी नहीं कर सकती। आपने आरोप के आधार की बात की। 9 अप्रैल के हाईकोर्ट की एक टिप्पणी है, मैं टिप्पणी आपको पढ़ के बताता हूं। अदालत के सामने पेश की गई फाइलों से पता चलता है कि ईडी ने कानून के आदेश का पालन किया। पढ़ा है मैंने। ईडी ने जो सबूत दिए उससे पता चलता है कि केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा, वो पैसे के उपयोग और उसे छुपाने में शामिल थे। चलिए, मैंने पढ़ा है, बिल्कुल ये ऑर्डर पढ़ा है, अक्षरशः पढ़ा है। कोर्ट की आप, हाँ, कोर्ट की टिप्पणी, कोर्ट के सामने सारे एविडेंस रखा है ईडी ने। 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में है। आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ भाई, ईडी कोई म्यूजियम तो है नहीं कि वहाँ आपने कागज सजा के रखा है जी। ईडी कोई रद्दी का टोकरी रखने की भी जगह नहीं है कि भाई आपने वहाँ पे रद्दी इकट्ठा किया है। सेक्शन 50 पीएमएलए में जब आप कोई बयान लेते हैं तो पहले ही गवाह से कहा जाता है कि देखो भाई, झूठा बयान दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। 20,000 पन्ने आपने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रखे हैं? जब कोर्ट के सामने आप सारे तथ्य सामने रखेंगे ही नहीं, तो जो आप रखेंगे वही तो कोर्ट मानेगा। एक तथ्य है कि जांच अधिकारी पर ही तो डिपेंड करता है कि कौन से सबूत रखने हैं, कौन ये इसमें नहीं लागू होता। अच्छा, ये सेक्शन 50 पीएमएलए में लागू नहीं होता। खुद आप जांच अधिकारी से पूछेंगे तो वो भी बता देगा आपको। यानी कि ईडी को सारे तथ्य रखने होंगे। क्यों? क्योंकि आप कोई झूठा बयान ले ही नहीं सकते। आपके सामने दिया गया बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है। मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान का मतलब है सच बयान। और अगर सच बयान है और अगर उसने पहले कहा है कि केजरीवाल जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वो बयान झूठा कैसे हो गया बाद में? तो उसको छिपा लिया इन्होंने, ये बात है।
और मार्च के महीने में हमें ऑर्डर मिला। अभी भी ये पेपर कोर्ट में नहीं आया जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे वकील यानी केजरीवाल साहब के वकील, जब उनको इंस्पेक्शन का ऑर्डर मिला कोर्ट से कि भाई जाइए और आपके खिलाफ जो एविडेंस है वो आप देख सकते हैं, तब उनको पता चला कि बहुत सारे बयान जो मंगुंटा रेड्डी के, राघव रेड्डी के, शरद रेड्डी के अलग अलग समय पे लिए गए, उसमें तो कहीं केजरीवाल का जिक्र ही नहीं था। और जैसे ही केजरीवाल का जिक्र आता है बेल मिल जाती है इन लोगों को। तो ये है पूरा। अच्छा, आपने तर्क दिया जो मंगुटा रेड्डी और राघव रेड्डी के जो बयान दिए गए, कोर्ट ने हाल ही में उस पर कहा है कि जो भी बयान दर्ज किए गए हैं वो पीएमएलए के साथ साथ सीआरपीसी की धारा 167 के तहत भी दर्ज किए गए हैं। और इन बयानों पर सवाल उठाना, एक तरह से कोर्ट पर सवाल उठाना और माननीय न्यायाधीश पर आपेक्ष लगाना, ये कोर्ट की टिप्पणी है। एकदम नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो रखो ना भाई जी। हमारा बहुत सिंपल पॉइंट है, माननीय न्यायाधीश को गुमराह मत करो, माननीय न्यायाधीश के सामने सारे तथ्य रखो, इतना ही तो मैं कह रहा हूं। वो सारे पेपर्स आप लेके आइए, कोर्ट खुद तय कर लेगी। और देखिए, कानून की एक प्रक्रिया है जी। इस पे हमें कोई जल्दबाजी में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लोअर कोर्ट का फैसला आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल देती है, इसका मतलब लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट असहमत है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आता है, हाई कोर्ट बदल देती है, इसका मतलब हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से असहमत है। हाई कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट बदल देती है, इसका मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट असहमत है। हाई कोर्ट के 2 जज का फैसला आता है, 3 जज बदल देते हैं। 3 जज का फैसला आता है, 5 जज बदल देते हैं। 5 जज का फैसला आता है, मोदी जी बदल देते हैं। बदल दिया ना दिल्ली के मामले में। 5-0 से एक फैसला हमारे पक्ष में आया, उसको प्रधानमंत्री जी ने सदन में लाके बदल दिया उस कानून को। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं कि इस देश के अंदर तमाम स्तर पे कानूनी अधिकार मौजूद हैं, तो हम सेलेक्टिव तरीके से कुछ चीज़ों पर तो बहुत खुश होंगे कि नहीं बिल्कुल ठीक है, इनको बेल नहीं मिल रही, बहुत अच्छा है, और कुछ चीज़ों पे हम फैसला भी पलट सकते हैं। ये रवैया जो बीजेपी का है वो ठीक नहीं है। आपने आज ही आरोप आप चुनाव आयोग के नियुक्ति के मामले में आप कहते हैं साहब हम सीजीआई को नहीं रखेंगे, आपने कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में बदल दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप अंतिम तक लड़ते हैं कि साहब नहीं साहब ये तो नाम उजागर होने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए भाई जी? जब आपके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं और सीधा सीधा मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो रहा है, क्विड प्रो को स्टैब्लिश हो रहा है, लेन देन का मामला स्टैब्लिश हो रहा है, आज बीजेपी को चंदा दिया कल ठेका मिला, आज चंदा दिया कल ठेका मिला, आज चंदा दिया 3,08,000 करोड़ रुपए की ऐसी चेन है ठेका जो मिला है बीजेपी वालों को। मैं उस तर्क पे भी आता हूं, आपने जो बताया कि मनी ट्रेल जो मिल चुका है, जो 60 करोड़ रुपए का शरद रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड जो दिए हैं, कोर्ट तो इस पे बोल चुकी है कि कौन किसे चुनावी बॉन्ड देता है, ये कोर्ट का मुद्दा नहीं है। अब नया तर्क कोर्ट के सामने आप क्या रखेंगे? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित किया है जी। इस पे नीचे की कोई कोर्ट टिप्पणी कर ही नहीं सकती। माफ कीजिएगा मुझे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल है, इसको आप सामने कीजिए जी। तो उस पे नीचे की कोई कोर्ट तो टिप्पणी कर ही नहीं सकती। 9 अप्रैल की ये टिप्पणी है, जब कोर्ट ने कहा था कि जब आपके वकील ने जो तर्क रखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है और इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए, उसके बाद उन्हें जमानत मिली, उस पर कोर्ट ने कहा कि जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, किसने किसे इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, ये पूरा मुद्दा कोर्ट का है ही नहीं, हम तो इस केस की बात कर रहे हैं। तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये कोर्ट का मुद्दा कहाँ है, ये तो जांच एजेंसी का मुद्दा है ना जी। मैं ये अगर टिप्पणी है तो ठीक है भाई। अगर मनी ट्रेल मिली है, जहां मनी ट्रेल नहीं मिली वहां तो आप गिरफ्तारी भी कर रहे हैं, जांच भी कर रहे हैं। जहां मनी ट्रेल मिली है तो जांच एजेंसी को कार्रवाई करनी चाहिए ना, ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट का उससे क्या लेना देना है? ठीक कहा और कोर्ट ने। ईडी सीबीआई का काम है, एलजी साहब का काम है कि वो चिट्ठी लिखें ईडी सीबीआई को कि भाई इसकी जांच करिए। 55 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में गया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नड्डा साहब को ना पता हो, प्रधानमंत्री जी को ना पता हो, या अमित शाह जी को ना पता हो, बीजेपी की टॉप लीडरशिप को नहीं पता हो और 55 करोड़ उनके खाते में चला गया। ये बात तो सहज रूप से कोई यकीन करेगा ही नहीं। तो इसलिए इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं उस आरोप पर आता हूँ। आपने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल को जेल में यातनाएं दी जा रही हैं, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। थोड़ा विस्तार से आप वो बताइए। देखिए, इसमें यह हो रहा है कि जो एक कैदी के न्यूनतम अधिकार होते हैं जी, उससे भी आप उनको वंचित रख रहे हैं।
मैं दिल्ली का सांसद हूं, मेरी मुलाकात कैंसिल कर दी उन्होंने। भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी है उनको, उनकी मुलाकात कैंसिल कर दी। फिर दोबारा हम दोनों ने अप्लाई किया, मेरी मुलाकात कैंसिल कर दी, भगवंत मान की मुलाकात कराने के लिए टाइम निर्धारित किया है। अब भगवंत मान की जो मुलाकात कराने के लिए निर्धारित किया है, वो कह रहे हैं जंगले में वैसे ही आप मिलिए। आपको मालूम होगा कि जो जंगले लगे होते हैं उसमें आसपास तमाम अपराधी जो होते हैं वो मिलते हैं, तो क्या खतरा हो जाए वहां पे, कौन अटैक कर दे, क्या कर दे, ये कैसे तय होगा। और एक मुख्यमंत्री का बताइए जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो, उसकी मुलाकात तिहाड़ जेल प्रशासन ने ऐसे कराई हो आज तक। बादल साहब भी आए थे इस जेल में किसी से मुलाकात करने के लिए, पता कर लीजिएगा। एक बहुत बड़ा अपराधी है इस जेल में, पता कर लीजिएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। एक बहुत बड़ा अपराधी है इस जेल में, उसकी पत्नी, उसके वकील उसके बैरक में मिलने जाते हैं, पता कर लीजिएगा आप। तो आप एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं उसके साथ। हालांकि कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री के लिए विशेषाधिकार कोई नहीं दिए जाएंगे, उन्हें हम भी कहाँ विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं, नियम कायदे हम तो 60, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, हम तो जेल के नियम 602 और 605 की बात कर रहे हैं, जिसमें फिजिकल मुलाकात कराई जा सकती है ऐसे बैठ के। और उनको तो 10 पुलिस वाले मिले हैं, उस दौरान तो वो कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय बातचीत के। तो मुलाकात कराने में क्या, सिर्फ अपमानित करना है, मनोबल को तोड़ना है, ह्यूमिलिएट करना है। जेल के ऐसे नियम और कायदे, जैसा आपने जिक्र किया, जेल के नियम कायदे लागू जो होते हैं उन पर उसका पालन करना होगा। ऐसे में कैबिनेट की बैठक कैसे होगी, कैसे सरकार चलेगी जेल से? सब होगी, सब हो सकती है, कोर्ट के ऑर्डर होंगे। मुझे गोपनीय चिट्ठी लिखने का ऑर्डर हुआ था कोर्ट से, मैंने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को सील्ड कवर लेटर में चिट्ठी भेजी थी, वहाँ से भी मेरे पास सील्ड कवर लेटर आया था, मेरे सामने सील्ड खुली थी। सुब्रतो राय सहारा को इंटरनेट, फ़ोन, ऑफिस सारी सुविधाएं मिली थी मीटिंग करने की। चंद्रा ब्रदर्स को इंटरनेट, फ़ोन, मीटिंग्स की सुविधाएं मिली थी। तो ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप ये सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिए जब तक वो जेल में है, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, एक सवाल और है, दिल्ली के मंत्री जो हैं राजकुमार आनंद, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, कहीं आम आदमी पार्टी में बगावत के सूर तो नहीं देखिए, दिखाई? बीजेपी का मकसद तो शुरू से यही था कि इस पार्टी को तोड़ना है, ख़त्म करना है, इसीलिए केजरीवाल की अरेस्ट हुई, यही हम पहले दिन से कह रहे थे। तो राजकुमार आनंद जी ठीक है, कमज़ोर पड़ गए, वो नहीं इन लोगों की चालबाजियों का मुकाबला नहीं कर पाए, उन पे भी 23 घंटे की छापेमारी की इन लोगों ने। जी अच्छा, उस पर भी एक पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि राजकुमार आनंद ने जो इस्तीफा दिया है वो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिया, जब तक मुख्यमंत्री उसे मंजूर नहीं करते तब तक वो आगे इस्तीफा नहीं जाएगा। तो क्या इस्तीफा मंजूर होगा? अब उस पर वकील साहब हमारे जो हैं वो तय करेंगे क्या उसकी प्रक्रिया होती है। एक पीएमएलए का कानून और है, कोर्ट ने बताया कि पीएमएलए की धारा 70 के तहत भी इस पर केस बनता है, क्योंकि पीएमएलए की धारा, दर्शकों को बता दें, 70 के तहत जो कंपनी इस मनी ट्रेल में जो पूरा कानून है उसके अंदर आती है, उसका मुखिया जो होता है उसे भी दोषी करार दिया जाता है। तब तो नड्डा जी भी दोषी हो जाएंगे। तो इस पूरे मामले में तो इस हिसाब से तो नड्डा जी का तो साफ 60 करोड़ रुपए मिल रहा है, तब तो नड्डा जी को भी जाना पड़ेगा और उनके कोषाध्यक्ष को भी जाना पड़ेगा जेल। तो पहला मुकदमा तो उनके खिलाफ ही बनेगा। एक और मैं बताता हूँ आपको, सरकारी गवाह संबंधी जो कानून है, चलिए उस सवाल पर बाद में आते हैं। पहले तो कोर्ट ने जो केस स्टडी किया है उस पर जो बताया कि गवाहों की हमने स्टडी की, तो ईडी की जो कहानी है उससे गवाह मेल खाते हैं, और ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है और जो मनी ट्रेल की जो बात चल रही है वो कहीं ना कहीं गोवा चुनावों में खपा दी गई, जैसा कि गोवा के भी उम्मीदवार। तो चलिए हम भी कह देते हैं कि हमने 50 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया था रिश्वत, और मोदी जी ने उसको 2019 के चुनाव में ख़त्म कर दिया। ऐसे हवाई बातों का कोई मतलब है क्या? आप कुछ तो बताएंगे, कुछ तो दिखाएंगे, कोई तो मनी ट्रेल पकड़ेंगे। भाई कल को मैं कह दूं कि भाई 5 करोड़ रुपए मैंने अमित शाह जी को दिया, उनसे पूछताछ होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। कहे साहब इनके यहाँ पैसे नहीं मिल रहे, 5 करोड़ रुपए जो संजय सिंह ने दिया वो तो अमित शाह के यहाँ मिल नहीं रहे। तो कहे साहब वो तो खर्चा कर दिया चुनाव में बीजेपी के प्रचार में उन्होंने, इस पे कोई केस बनता है? कुछ तो आप दिखाओगे।
कुछ तो आप ना तो ये एक ऐसा केस है जिसमें ना तो डेड बॉडी मिली है, ना हत्या करने वाला औजार मिला है, और हत्या के मुकदमे में सारे लोग अंदर हो गए। तो ये कैसा केस है भाई? 1 रुपए किसी के यहां बरामद नहीं हुए, जहां साफ तौर पे 60 करोड़ रुपए जाता हुआ दिख रहा है, उस पर आप कार्रवाई करना नहीं चाहते। तो ये एक अजीबोगरीब केस बनाया गया है। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो हमेशा से नियम और कायदे की बात करती है, मगर सीएम अरविंद केजरीवाल ने 8-8 समन स्किप कर दिया है। कोई भी समन स्किप नहीं किया, बिल्कुल गलत बात है। हर समन का उन्होंने जवाब दिया, एक भी समन स्किप नहीं किया। उन्होंने कहा भाई, और पहले दिन से जो उनकी चिंता थी वही सही हुआ कि इनका मकसद पूछताछ नहीं है, इनका मकसद हमें गिरफ्तार करना। आप एक चीज बताइए, एक मुख्यमंत्री से अगर वास्तव में आपका पूछताछ करने का मकसद होता, एक दिन में आपने 1 घंटे में सारी पूछताछ खत्म कर दी और तुरंत अरेस्ट करके लेके चले गए ईडी के दफ्तर। बताइए आप भाई, एक बार पूछताछ करते 2-4 घंटे, दूसरी बार 2-4 घंटे पूछताछ करते, जो आपके दिमाग में डाउट था पूछते, उसके बाद तो कोई कार्रवाई करते। आप तो आए, आपका तो मकसद ही पहले दिन से था गिरफ्तार करना। तो इसलिए हमने हर सम्मन का जवाब दिया है, कोई सम्मन स्किप नहीं किया। जी, अच्छा, एक सवाल और है। अब आम आदमी पार्टी में मुझे लगता है, अगर आप इस बात से ताज्जुब रखते हैं कि आम आदमी पार्टी में पॉलिटिकल क्राइसिस है, क्योंकि आप तो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं 6 महीने रहकर। ऐसे में 2 सीनियर मिनिस्टर ऑलरेडी जेल में हैं, सीएम जेल में हैं, तो ऐसे में चुनाव पर कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका? चुनाव में कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। कार्यकर्ता हमारे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे। और जहाँ तक सवाल वोट का है, तो सिंपैथी बढ़ी है केजरीवाल जी के लिए। लोगों को अंदर से बुरा लग रहा है, रुलाई आ रही है सबको कि यार ये क्या कर दिया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया केजरीवाल जी ने, क्यों उनको अंदर कर दिया। ये धारणा, ये भावना लोगों में है। आम आदमी पार्टी क्या इस तैयारी में है? क्योंकि जिस तरह से आप 6 महीने जेल में रहकर आए, 1 साल से मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सीनियर एक और मिनिस्टर हैं वो भी जेल में हैं, और अब सीएम अरविंद केजरीवाल कितने लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं? देखिए, अब जो जिस तरह से परतें खुल रही हैं और बहुत सारे एविडेंस सामने आ रहे हैं कोर्ट के, मुझे लगता है उनको जल्द ही जमानत मिलेगी। एक आखिरी सवाल, संजय सिंह या सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी में इस वक्त कौन फैसले ले रहा है? अरविंद जी ले रहे हैं। अरविंद जी का संदेश आ जाता है, बात होती है भाभी जी से रोज उनकी 5 मिनट फोन की परमिशन है, नहीं, फोन की परमिशन तो सबको है, ये अकेले अरविंद जी को नहीं है। ये कंफ्यूजन मत पैदा कीजिएगा, नहीं तो आपके चैनल वाले 15-15 मिनट हर कैदी को अपने घर हफ्ते में 2 बार बात करने की इजाज़त है। इसके अलावा 2 बार अपने वकीलों से मिलने की इजाज़त है, आधे घंटे। इसके अलावा 5 मिनट प्रतिदिन अपने परिवार से बात करने की इजाज़त है, हर कैदी को है। तो मैसेज आते हैं वहाँ से कि आप भी 6 महीने जेल में रहे, आखिरी वही सवाल करूंगा, आपका वो कैसा अनुभव था पूरे जेल में रहने का? क्या आपने मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। हमने उस समय का सदुपयोग किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी। उन्होंने तो ये सोचा था कि ये इसको डराओ, इसको धमकाओ, इसके मनोबल को गिराओ। हम तो 4 गुना ज़्यादा मजबूती से बाहर आए। दिन में सो भी जाता था, मल्टीपर्पज हॉल था, वहाँ पे जाके बैडमिंटन भी खेलता था, म्यूजिक रूम था, जाके गाने भी गाता था। जब भी घर वालों से बात की तो यही कहा कि कभी ये मत पूछना कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ऊपर वाले सुनेंगे तो हंसेंगे कि ठीक हमने दबा दिया। तो हमारे तो किसी को एक आंसू बहाने की इजाज़त नहीं थी मेरे घर में। मैंने सबको साफ तौर पे कह दिया था कि बिल्कुल अपने मनोबल को कमज़ोर नहीं करना है, लड़ना इन परिस्थितियों में। और जो हालात हैं इस देश के, जो तकलीफ़ें हैं, बेरोजगारी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, अशिक्षा हो, अगर इससे मुंह मोड़ के आपको गुजरना है, चले जाना है, तो इस पर एक बहुत अच्छी लाइन है ताहिर फराज की कि नज़र बचाकर गुजरना है तो गुजर जाओ, नज़र बचाकर गुजरना है तो गुजर जाओ, मैं आईना हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दैनिक जागरण को वक्त देने के लिए।